नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम भू संतुलन की सिद्ध संकल्पना या समस्थिति की संकल्पना के बारे में जानेंगे। तो भू संतुलन का अर्थ क्या है कि पृथ्वी के ऊपर चूंकि सब जगह कहीं समतल नहीं है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, कहीं पर गहरी खाइयाँ हैं, तो इन सभी धरातलों में, स्थलाकृतियों में किस तरीके से संतुलन बना रहता है, उस संतुलन को भी समझने की ही क्रिया जो है वह भू संतुलन की संकल्पना के अंतर्गत आती है। इनके बीच में कैसे संतुलन बनता है, फिर पर्वतों से अपर्दन के द्वारा मिट्टी को बहा के बाद में सागरों में फैलाया जाता है या वहाँ पर उसको डिपॉजिट किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। तो उस तरीके से पहाड़ धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं और सागर के अंदर का हिस्सा या जो भी जिस भी जल भंडार का जो स्रोत है, जल भंडारण का जो भी केंद्र है, जहाँ पर भी वो मिट्टी इकट्ठा की जाती है, वहाँ पर धीरे धीरे स्थलीय भाग ऊंचा होता चला जाता है। तो इनमें कैसे संतुलन बनता है, तो ये मतलब कहने का अर्थ है, यदि इसको हम परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, और गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झील है, समुद्र आदि हैं, खाइयाँ हैं, में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन की दिशा कह सकते हैं। ये आइसोस्टेसी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो भूगर्भवेत्ता डट्टन जो थे अमेरिका के, उन्होंने 1889 में किया था। आइसोस्टेसी जो ग्रीक शब्द है आइसोस्टेशियस, उससे निकला है, जिसका अर्थ समस्थिति होता है। अब जो डटन थे उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भूतल के जो असमतल भाग हैं, अर्थात जैसे धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भाग हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, और नीचे धसे हुए भागों में स्थिरता या संतुलन स्थापित करना था। डटन का ये मत था कि पृथ्वी के जो ऊंचे पर्वत और पठार हैं, मैदान और समुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा। डटन के अनुसार जो ऊंचे उठे भाग हैं उनका घनत्व कम होगा और जो नीचे धसे हुए भाग हैं उनका घनत्व अधिक होगा। और इस तरीके से एक रेखा के भूगर्भ के अंदर एक रेखा पर इन सब का भार जो है वह बराबर होगा, जिससे संतुलन बनता है। ये उनका मानना था। अब ये भू संतुलन का जो सिद्धांत था, इसके बारे में हमें जानकारी इस तरह से मिली कि जब एक तो एंडीज पर्वतमाला के वहाँ पर सर्वे कर रहे थे, पेरी बॉगर करके भूगोलवेत्ता थे, वो 1755 में कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि चिम्बोरो जो वहाँ पर जो चोटी है, एक ज्वालामुखी है, वो वहाँ पर जो सर्वेक्षण कर रहे थे उसमें साहुल पिंड को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसी तरीके से जॉर्ज जिनके नाम पे एवरेस्ट का नाम रखा गया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट भी भारत के अंदर हिमालय के आसपास वहाँ पर अक्षांशों के निर्धारण के लिए कार्य कर रहे थे, सर्वेक्षण कर रहे थे। वो दो तरीके से सर्वेक्षण कर रहे थे, एक तारों के एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से, खगोलीय तरीके से, और एक ये साहुल पिंड और के द्वारा, स्पिरिट लेवल वगैरह के द्वारा जो समपटल सर्वेक्षण जैसा सर्वेक्षण कर रहे थे, ट्रायंगुलेशन मेथड की तरह, त्रिकोणीय मिति मेथड की मेथड के द्वारा। तो इन दोनों तरीके से, खगोलीय तरीके से और त्रिकोणमितीय विधि के द्वारा जब वो सर्वेक्षण कर रहे थे और अक्षांशों का निर्धारण कर रहे थे, तो उनको ये जो दोनों तरह से जो अक्षांशों का निर्धारण हुआ उसमें अंतर आया। तो ये अंतर का उन्होंने पता लगाया कि जो त्रिकोणमितीय तरीका विधि थे उसमें वो प्लम बॉब जो था वो ये हिमालय के द्वारा आकर्षित किया जा रहा था, और हिमालय की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह एकदम सीधा न होकर उसकी तरफ आकर्षित दिखाई देता था और स्थित रहता था, जिसके कारण ये सर्वेक्षण सही नहीं हो पा रहा था।
फिर उन्होंने एक उसको कैलकुलेशन करने की कि हिमालय का कितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो उसके अनुसार जो कैलकुलेशन किया वो बहुत ज़्यादा बता रहा था, उससे जो डिफरेंस आना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, जबकि वास्तव में इतना डिफरेंस नहीं था। तो इससे उन्हें लगा कि यार जो हिमालय का जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? इस या तो हिमालय जो है अंदर से खोखला है, या ऐसे चीज़ों से बना है जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। तो इस तरीके से ये आया कि हिमालय जैसा पर्वत है वो किस तरीके से अपने आप को संतुलित करता होगा, कि इतना बड़ा पहाड़ जो है वह किस तरीके से एकदम सीधा खड़ा है, और इसके पास में जो मैदानी भाग हैं वो किस तरीके से आपस में संतुलन बनाए हुए हैं। तो इसको जो ये भू संतुलन के सिद्धांत थे, इसमें फिर बाद में और पढ़ने की कोशिश की गई, इसको समझाने की कोशिश की गई, और इसके तहत ही बाद में जो भूगोलवेताओं ने अलग अलग सिद्धांत दिए भू संतुलन के संकल्पना को समझाने के लिए। जिसमें हम देखें तो सर जॉर्ज एरी जो थे, इन्होंने बताया कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला तो नहीं हो सकता है। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ऊपर की भूपरपटी है, वो अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है। मतलब क्रस्ट जो है वह कहने का अर्थ है मेंटल में तैर रही है, या इसको कहते हैं कि लिथोस्फीयर जो है, स्थल मंडल जो है, वो एस्थीनोस्फीयर, जो कि एक तरीके से अर्ध द्रवित या अर्ध मतलब एक प्लास्टिक या ऑयली एक कहने का द्रव्य पदार्थ हैं जो उसमें तैर रही है। तो सियाल जो है वो सीमा में तैर रही है। तो ऊपर का जो स्थल मंडल है वह किस या भूपरपटी है वो किस में तैर रही है? वह मेंटल के अंदर, और क्रस्ट के निचले भाग का जो पिघला हुआ पदार्थ है, जो पूरी तरीके से द्रव जैसा, पानी जैसा नहीं है लेकिन वो गाढ़ा है, उसके अंदर तैर रही है। और इस तरीके से वो बैलेंस कैसे बना रहे हैं? वो बैलेंस बना रहे हैं कि जैसा इसमें आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये एरी का मानना था, सर जॉर्ज एरी का मानना था कि पृथ्वी के ऊपर सभी धरातल का समान घनत्व है, और जो जितना ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है वो उसके 9 गुना, 8 या 9 गुना उतना ही पृथ्वी के अंदर उस अध स्तर में डूबा हुआ है, या उतना ही वो सियाल जो है वो सीमा के अंदर डूबा हुआ है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया कि उन्होंने लकड़ी के टुकड़े लिए जिनकी जो ऊंचाई थी या जिनकी लंबाई थी वो अलग अलग थी, और समान उनका एरिया था। तो मतलब समान थिकनेस वाले, समान मोटाई वाले उन्होंने लंबे अलग अलग लकड़ी के खंड लिए और उनको पानी में डुबोया। तो इसमें देखा गया कि जो खंड जितना लंबा है, जो लकड़ी का टुकड़ा जितना बाहर है, वो उतना है उसके ही कई गुना उतना अंदर डूबा हुआ है, और जो थोड़ा कम ऊंचा है वो उतना उससे कम अंदर डूबा हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं कि आपने आइसबर्ग या आपने हिमखंड की बारे में जाना होगा कि हिमखंड जो होता है उसका केवल 1% भाग ही हमें बाहर दिखाई देता है, और 9 गुना भाग जो है वो पानी के अंदर डूबा रहता है। आपने टाइटैनिक फिल्म के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक में वो जहाज इसलिए डूबता है क्योंकि वह बहुत वो दूर से हिमखंड को देख तो लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसको मोड़ने की कोशिश करता है, अपने जहाज को उससे बचाने की कोशिश करता है, तो हिमखंड अंदर जो डूबा हुआ होता है वो उससे टकरा जाता है जहाज से और उसमें छेद कर देता है। तो इसमें यह है कि जिस तरीके से जहाज भी तैरता है तो अपने वजन के मुकाबले, जो मास होता है उसका द्रव्यमान, उसके मुकाबले वो पानी को उतना हटाता है। तो जो चीज़ जितनी ऊंची है वो उतनी ही गहराई में डूबी हुई है। ये
एरी का मत था। और एरी के मत को यदि हम कहें तो इन्होंने एक इसको सिंपल सा इस तरीके से एक शब्द के रूप में बताने की कोशिश की थी कि विभिन्न जो स्तंभ हैं उनका घनत्व बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी लकड़ी के टुकड़े हैं, तो इन सब का घनत्व तो एक जैसा है, लेकिन इनकी गहराई अलग अलग है। जो जितना ज़्यादा बाहर है वो उतना ही अंदर डूबा हुआ है। तो इस हिसाब से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि पहाड़ जो हैं, यदि पर्वत हैं तो पर्वत यदि ऊंचा है तो उसका कई गुना वो, या एक समान अनुपात में, जैसे 8 या 9 गुना मान लिया, तो 9 गुना उसका गहराई में वो मेंटल के अंदर या एस्थिनोस्फीयर के अंदर या सीमा में डूबा हुआ है। पर्वत और उसके मुकाबले पठार है वो कम ऊंचा है, तो उसका 8 गुना वो गहराई में डूबा हुआ है, और मैदान है तो वो कम गहराई में डूबा हुआ है। इस तरीके से वो अपने आप को संतुलित कर रहे हैं, और इस तरीके से भू संतुलन की व्यवस्था बनी हुई है। ये एरी का मानना था। अब एरी के मानने के बाद में लेकिन इसकी आलोचना हुई। आलोचनाओं में हम सबसे प्रमुख हम ये देखते हैं कि यदि एवरेस्ट है तो एवरेस्ट 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब इसका 8 या 9 गुना करें तो वो इतना अधिक गहराई में, बहुत अधिक गहराई हो जाती है, और इतने गहराई में वो यदि डूबा हुआ है तो इतना भूगर्भ के अंदर इतनी गहराई में तापमान इतना अधिक होता है कि वो पिघल जाएगा। वो चट्टान जो है वो स्थिर रह ही नहीं पाएगी, वो पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो वो भू संतुलन कैसे हो सकता है? इतना गहराई में हो ही नहीं सकता पहले, और होता है तो वो पिघल जाएगा। इतना तापमान है क्योंकि भूगर्भ पे, तो उसके कारण वह इस संकल्पना को नकार दिया गया। जैसे इसमें आपको देख रहे हैं कि 8,848 इंटू 9 किया तो 79,632 मीटर गहरा में वो डूबा हुआ था। ये एवरेस्ट के हिसाब से माना गया। तो इतने गहराई में वो रह नहीं सकता, तो इसलिए इस संकल्पना की ये आलोचना की गई। फिर इसको बाद में दूसरे एक भूगोलवेता थे प्राट, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की गई। कैम्ब्रिज में एक के प्रशिक्षित गणितज्ञ थे एच प्राट, उन्होंने 1855 में अपनी बात को रखा, जब कलकत्ता के आर्च डिकॉन थे, मतलब वहाँ पे वो प्रधान पादरी के सहायक थे। नहीं, हिमालय के जो अतिरिक्त द्रव्यमान थे उसकी विसंगति को समझाने की उन्होंने भी कोशिश की। जैसे एरी ने समझाने की कोशिश की थी कि हिमालय इतना कम गुरुत्वाकर्षण क्यों दे रहा है, ज़्यादा देना चाहिए लेकिन वो कम दे रहा है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि एरी के उन्होंने विपरीत बताया। उन्होंने ये कहा कि जो ये पहाड़ हैं, पठार हैं, ये सभी जो हैं अलग अलग घनत्व के बने हुए हैं। वो अलग अलग घनत्व के बने हुए हैं, और लेकिन एक भूगर्भ के अंदर एक सीमा ऐसी आ जाती है, एक रेखा ऐसी आ जाती है, एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पर इन सभी का जो द्रव्यमान होगा वह समान होगा। अर्थात यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि जैसे हम तराजू लेते हैं, यदि इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करें तो तराजू लें, और तराजू में एक लोहे का बड़ा सा ब्लॉक ले लें, और उसके मुकाबले एक दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े में हम लकड़ी के ब्लॉक्स लें, तो लकड़ी और लोहे का अलग अलग घनत्व है। अब हमें लोहे का जो वो ब्लॉक है या टुकड़ा है, उसके बराबर हमें लकड़ी का
टुकड़ा लेना पड़ेगा, मतलब भार बराबर करना पड़ेगा, तराजू का संतुलन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लकड़ी का टुकड़ा लंबा लेना पड़ेगा और लोहे का टुकड़ा छोटा लेना पड़ेगा। तभी लोहे का टुकड़ा छोटा है और धीरे धीरे हम लकड़ी की लंबी लकड़ी के टुकड़े को रखेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि इनके बीच में संतुलन रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि ये मान लीजिए कि पर्वत है और मैदान है और पठार है, ये सभी जो हैं अलग अलग द्रव्यमान के पदार्थों से बने हुए हैं जिनका घनत्व अलग अलग है। मैदान जो है वो ऊंचा ज़्यादा नहीं है, तो कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जो स्थलाकृतियां हैं, या उनकी जो द्रव्यमान है अधिक है, और जो बहुत ऊंचाई वाले स्थलाकृतियां हैं या क्षेत्र हैं उनका द्रव्यमान कम है, और उनका द्रव्यमान कम है और मैदानों का द्रव्यमान ज़्यादा है। तो यदि कहने का अर्थ है तभी उनमें संतुलन बन पाएगा। तो पहाड़ जो हैं वो बहुत लंबे होंगे लेकिन वो उनके अंदर का द्रव्यमान कम है। तो यदि पृथ्वी को हम एक तराजू मान लें तो मान लीजिए कि मैदान जो हैं उनका द्रव्यमान अधिक होगा और पठार का उससे थोड़ा कम होगा और मैदान का उससे भी कम होगा। तो एक पृथ्वी के अंदर एक सीमा ऐसी आएगी जब इन तीनों का भार जो है वो समान होगा। जैसे तराजू में हमने बात की कि एक साइड में हम लकड़ी का टुकड़ा रखें और एक साइड में हम लोहे का टुकड़ा रखें, तो लोहे के टुकड़े की जो लंबाई, यदि ये दोनों का मोटाई एक जैसी है तो लोहे के टुकड़े की जो लंबाई होगी उससे कई गुना ज़्यादा हमें लकड़ी के टुकड़े की लंबाई वाला लकड़ी का टुकड़ा रखना पड़ेगा। तब दोनों में भार एक जैसा होगा, क्योंकि लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो लोहे के मुकाबले कम है। तो यही बात पृथ्वी पर भी लागू होती है कि जो प्राट ने समझाया, प्राट ने ये बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो हैं वह सभी जो स्तंभ हैं, वो जो सभी स्तंभ हैं वह उन सभी का जो घनत्व है वह अलग अलग है। एरी ने तो कहा था कि सभी का घनत्व एक है, लेकिन प्राट ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनके वो जिन चीज़ों से, वो जिन पदार्थों से बने हैं उनका जो घनत्व है वो अलग अलग हैं। और इस कारण से एक सीमा ऐसी आती है, एक रेखा ऐसी आती है भूगर्भ में जिसमें वो डूबे हुए हैं और ये सब डूबे हुए हैं, तो एक सीमा ऐसी आती है जहाँ पर इन सब का भार एक जैसा हो जाता है और इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर संतुलन स्थापित होता है। तो इन्होंने, जो एरी ने कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, और प्राट ने कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व अलग अलग होता है लेकिन उनकी गहराई एक होती है, उनकी गहराई एक होती है। जैसे हम देखें तो ये प्राट का है और ये एरी का है। इस तरीके से दोनों ने अपने अपने तरीके से ये सिद्धांत को या भू संतुलन की या समस्थिति की संकल्पना को समझाने की कोशिश की। इसके बाद में और भी भूगोल बताते हैं, उसका हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में उसको समझेंगे। तो ये ध्यान रखें, क्या ये एक बार देखने में से तो दोनों के अलग अलग लगते हैं, लेकिन प्राट और इन दोनों का सिद्धांत, एरी का सिद्धांत लगभग एक दूसरे से ही कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को विपरीत ना होकर एक दूसरे की सहायता करते हैं समझने में, तो विरोधाभासी नहीं है। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।